हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी में आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग भारत के भूगोल को एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। उसमें इस तरीके से शुरुआत किया गया है प्रॉपर पीपीटी के माध्यम से, ताकि जो बच्चा कभी भूगोल ना भी पढ़ा हो उसको भी अच्छे से क्या हो, सब कुछ क्लियर होता चला जाए। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, कहीं से थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़े हो, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को जहां पे क्लियर ना होता हो वह क्लियर कर ले और क्विक रिवीजन कर ले। जैसा हमने प्रॉमिस किया था उसी तरीके से चल रहा है कि जैसे हमने कहा था कि एक चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर से पूछे गए सभी एमसीक्यूज को डिटेल तरीके से हम लगाएंगे और प्रॉपर मैप के साथ। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें भारत की अवस्थिति और विस्तार मतलब भारत का सामान्य परिचय से संबंधित कॉन्सेप्ट खत्म किया और उससे संबंधित सभी एमसीक्यू को डिटेल में लगाया। दूसरा चैप्टर में हमने बहुत बृहद सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया, जैसे भारत का भौतिक भूगोल। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो भारत का भौतिक भूगोल, तो भारत के भौतिक भूगोल में हमने पहले इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत से शुरुआत किया। आइए हम लोग क्विक रिवीजन भी करेंगे। और उसके बाद हमने पर्वत को देखा, उसके बाद पठारों को देखा, और उससे उत्तर भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उसको भी देखा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे प्रमुख दर्रों को भी देखा। इन सबको देखा, भी हमने एमसीक्यू कोई भी नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही ये पूरी टॉपिक कंप्लीट होगी, जैसे अगर दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को, पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियों को, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों को, दक्कन प्लेटी को, जो हाइल्ड आपका मध्य उच्च भूमि है उसको जब सब कुछ प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो पश्चिमी तट का जो मैदान है, पूर्वी तट का जो मैदान है उसको, फिर उसके बाद जो द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बाद आप देखेंगे लक्षद्वीप है, तो जितने भी तटीय द्वीप हैं सब द्वीपों को जब पढ़ लेंगे तब हम डिटेल फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबका एमसीक्यू लगाएंगे। और यकीन मानिए कि यह जो लेक्चर जा रहा है आपके लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है। निश्चित रूप से यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो ये बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बारे में है, ठीक है। क्वालिफाइड हमारे द्वारा रिटन एग्जाम है यूपीपीसीएसआरओ और एआरओ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम है। आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और देखो यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब कर देना है, नए हैं तो लाइक जरूर करते रहना है। क्विक रिवीजन करेंगे जैसा हमने आपको वादा किया है। किसी भी क्लास करने से पहले एक रिकैप होगा और उसको प्रॉपर तरीके से जो पुराने बच्चे होंगे उनको तुरंत माइंड में पूरा माइंड मैपिंग के साथ रिकैप हो जाएगा। जो नए बच्चे होंगे उनको भी ये पता लगेगा कि सर क्या क्या पढ़ा चुके हैं और कितना हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले हमने भारत का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, वो चैप्टर उसमें नहीं है क्योंकि उसको हमने सिंपल एक सेपरेट टॉपिक सेपरेट चैप्टर में रखा था, ठीक है। तो वो हमने पढ़ाया वहां पे सामान्य परिचय भारत का, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसका एमसीक्यू कराया। यह दूसरा चैप्टर है, यह चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट किया गया। क्या क्या कंप्लीट किया गया देख लीजिए। भारत की भौतिक संरचना, इसमें पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत की श्रेणियों को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियों की सभी पर्वत चोटियों को भी हमने पढ़ा। उसके बाद देखो, जब यह कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, हो क्या जाएगा, कंप्लीट हो गया, उसके बाद सतलज गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान को हमने अच्छे से पढ़ा। गंगा के द्वारा और सतलज यमुना के द्वारा जो मैदान है, आप देखेंगे कि पूर्वी मैदान, मध्य का मैदान, पश्चिम का मैदान, उसमें उन्हें बांट के पढ़ा। फिर उसके बाद पूर्वी जो पूर्वोत्तर का पार्ट है इसमें ब्रह्मपुत्रा का मैदान है उसको हमने पढ़ा। राजस्थान के मैदान को पढ़ा, तो सब अच्छे से पढ़ा। सिंधु का जो मैदान था ज्यादातर वो पाकिस्तान वाले रीजन में, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद देखो अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, मतलब 2 टॉपिक ही कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक वीडियो और आएगा, उसमें तटीय मैदान और द्वीप को कवर करेंगे। मतलब कि 1 2 3 वीडियो इसमें बन चुका है। इस वाले में चूंकि लंबा था इसमें 2 वीडियो बना, ठीक है। और उसके बाद आज एक वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब कि 4 वीडियो में टोटल अभी आज चौथा वीडियो जाएगा। एक वीडियो मतलब 5 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से आपने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे 3-4 क्लास में जो भी बनेंगे, सभी एमसीक्यू को डिटेल हम कराएंगे। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने उत्पत्ति और जो उत्पत्ति का सिद्धांत उसको हमने बताया था कि ये जो पेंजिया है, जो आपका सभी महाद्वीप आपस में सटे थे उसको पेंजिया कहते थे। इसके चारों तरफ जो सागर हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे।
जब यह उत्तर की तरफ रोटेशन की वजह से उत्तर की तरफ इसका विस्तार हुआ, तब इसके बीच में एक और सागर बनता है। यहाँ पर बनता है ये टेथिस सागर, ये ध्यान रखिएगा, ये टेथिस सागर है। और ये टेथिस सागर में तमाम तरह की नदियों के द्वारा मलबों को गिराया जा रहा था। और जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, तब ये देखेंगे, ये देखो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, और जब इससे ये टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, तो यहीं पर आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण होगा। अलग अलग समय में हुआ है, यह बात ध्यान रखिएगा। जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर प्रेजेंट डे में आज इस तरीके का भौगोलिक स्थिति देखने को मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा सागर है, तो इसको अंध महासागर ही बोलते हैं। ठीक है, या अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ये सब पूरा प्रशांत महासागर का रीजन है। इसमें हमने उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे हमने बताया था कि देखो ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। ट्रांस हिमालय हमने बताया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इसी क्रम में लगाने के लिए भी आता है, जो हिमालय के उत्थान से पहले बन चुके थे। उसके बाद हमने बताया था कि टर्शियरी काल में हिमालय का निर्माण होता है। उसमें आप देखेंगे कि ये देखो महान हिमालय है, ये आपका देखो डिसकंटिन्यूअस वाला ये मध्य हिमालय है। इसी मध्य हिमालय में पश्चिम में क्या है, पीर पंजाल है, पूर्व में क्या है, धौलाधर है, और पूर्व में आएंगे नेपाल रीजन में नाग टिब्बा और महाभारत जैसी श्रेणियों से मिलकर के ये बना हुआ है। इसके दक्षिणतम में आएंगे तो यह भी डिसकंटिन्यूअस श्रेणी है, जिसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। आकर के ये लगभग सिक्किम के बाद यह सभी हिमालय की श्रेणियां क्या है, महान हिमालय वाले में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और यह जो है आगे अराकान युवा पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और यही श्रेणी आपका अंडमान निकोबार द्वीप तक फैली हुई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ियों को हमने बताया था कि मिसमी है, अबोर है, मिजो है, नागा है, यह सब पहाड़ियां पूर्वोत्तर के रीजन में जानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया था नेपाल में जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, जैसे हमने बताया था कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, मकालू है, इन सब पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया था। सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी के बारे में हमने बताया था कि वो आपका नंगा पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था कि केटू गाडविनास्टीन है। अगर यह न रहे तो कंचनजंगा को लगा दीजिएगा। ये सभी हमने बातचीत किया था, यही इसका आपका डिवीजन दिखाने को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए पूरा प्रॉपर आपको डिवीजन सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया है। जो बच्चे नए होंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे। देखो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इसके बारे में भी डिटेल तरीके से अच्छे से हमने बताया और समझाया। फिर उसके बाद देखो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, पर्वत प्रदेश है, उसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय किस किस नामों से जाना जाता है उसको भी ध्यान रखिए कि उप हिमालय को ही बाह्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी भी जाना जाता है। फिर उसके बाद देखो ये जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, इसी को हिमाचल हिमालय ही बोलते हैं, इसी को मध्य हिमालय ही बोलते हैं। इसको इसमें 3 पार्ट को हमने दिखाया है कि एक में जैसे पश्चिम वाले को पीर पंजाल, पूरब वाले को धौलाधर, और जो पूर्वी विस्तार है महाभारत और नाग टिब्बा जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका नेपाल में रीजन में पाई जाती है। बृहद हिमालय के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया। जो विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं उसको हमने बताया कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा, लोहे से यहाँ पर 10 पर्वत चोटियों के बारे में हमने बताया था। लघु हिमालय, फिर उसके बाद देखो शिवालिक श्रेणी के बारे में हमने बताया। और उसके बाद देखो पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियों को हमने बताया कि देखो ये सब जो पर्वत श्रेणियां हैं जो ब्राउन कलर की डार्क ब्राउन है, यही आपकी पूर्वांचल की श्रेणियां हैं। हमने बताया था कि देखो ये मेघालय की जो श्रेणी है, जो शिलांग पर्वत श्रेणी है, यह आपका प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, उत्तरी विस्तार माना जाता है। जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में गारो गैप से क्या होती है, अलग होती है। ये बात ध्यान समझिएगा। पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियों को हमने अच्छे से बताया था। नए हैं तो बच्चा प्लीज इतना आप लोग करना है कि चैनल को लाइक कर देना है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करना है। क्लास का फीडबैक आप देंगे तभी ये क्लास आपका आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आपके लिए चलाया जा रहा है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से एक ये समझ में आता है कि क्या यह क्लास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है क्या, तो उस पर सोचने के लिए आदमी विवश होता है। ठीक है, कोई समस्या है तो बोलेंगे, इस पर इंप्रूव भी किया जाएगा। नहीं, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, और कोई भी बात है तो कमेंट जरूर करिए कि सर सही चल रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ये देखो भारत के प्रमुख दर्रों को बताया था, एक एक राज्य को उठाया था, सभी दर्रों को बताया गया था, अलग अलग कलर से दिखाया गया है। जैसे कि अगर सिक्किम का है देखो अलग कलर है, अरुणाचल प्रदेश का तो अलग कलर है। लेखा पानी दर्रा यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया है, इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर का है। यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ाया गया है, क्या इनकी खासियत है उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया गया है। हिमाचल के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर दर्रे का चित्र भी बनाया गया था कि दर्रा हमने बताया था कि 2 पहाड़ों के बीच की जो पर्वत जो
पतला सकरा दर्रा रास्ता होता है, वही आपका दर्रा होता है। यह ज्यादातर प्राकृतिक दर्रे होते हैं। कुछ कुछ जगहों पर आपका क्या होता है, अगर सकरा है तो उसको चौड़ीकरण करके थोड़ा और चौड़ा भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखो दक्षिण के कुछ प्रमुख दर्रों जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सेनकुट्टा दर्रा है, कहाँ कहाँ उसको हमने बताया। फिर उसके बाद हमने सिंधु गंगा का ब्रह्मपुत्रा का मैदान बताया, इसका भी हमने बंटवारा किया पश्चिमी मैदान के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो ये पश्चिमी मैदान है, ये देखो पूर्वी मैदान है। पश्चिमी मैदान में कौन कौन सा मैदान आता है, तो सिंधु का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, जबकि पूर्वी का मैदान है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में ये आता है। ये बंटवारा किया। पांचों द्वाब के बारे में हमने बताया, देखो सिंधु सागर का द्वाब, दूसरा चाच द्वाब, तीसरा रचना द्वाब, चौथा बारी द्वाब और पांचवा विष्ट द्वाब। पांचों द्वाब को अच्छे से समझाया। द्वाब क्या होता है यह भी हमने बताया कि दो नदियों को जो बीच का क्षेत्र होता है वो द्वाब कहलाता है। यहाँ पर सभी द्वाबों को अच्छे से लिखा गया है ताकि आपको कोई समस्या न होने पाए। पूर्वी का मैदान जैसे गंगा का मैदान है, उसको अच्छे से डिटेल किया गया। उसको बताया गया कि देखो ये सतलज यमुना का मैदान है, ये अपर गंगा का मैदान है, ये मिडिल गंगा का मैदान है, ये पूर्वी गंगा का मैदान है और ये असम ब्रह्मपुत्रा वाला मैदान है। इस वाले रीजन में ये राजस्थान का मैदान है। इसके बारे में सारी जो जानकारियां थी वो भी आपको अच्छे से दी गई। रिवीजन बहुत जरूरी है, खाली पढ़ते रहने से कोई बात नहीं बनती है। उसके बाद हमने समोच्च रेखा के बारे में बताया कि समोच्च रेखा की क्या आवश्यकता पड़ती है। हमने बताया कि समोच्च रेखा की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, इसको निकाला जाता है ऐसे। ठीक है, और यह जो है देखो कोई भी पर्वत चोटी कोई भी पर्वत क्षेत्र है या कोई भी पठारी क्षेत्र है या कोई भी मैदान है, इसको बताने के लिए समोच्च रेखा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समोच्च रेखा का परिभाषा भी दिया गया है। उसके बाद देखो निचला गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कौन कौन सी नदियों के द्वारा ये लाई गई मिट्टियों द्वारा बना है, यह सबने डिटेल बात किया था। ब्रह्मपुत्रा का मैदान किन किन नदियों के द्वारा ला करके बनाई गई है, कौन कौन से द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी जिला जो द्वीप जिसको जिला घोषित कर दिया गया उसके बारे में हमने बात किया था। भाभर क्या होता है, आज के बाद आपको हमको पता है, कभी कंफ्यूजन जो है आपको नहीं रहेगा क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ाया गया। मैप में खूब अच्छे से दिखाने का प्रयास किया गया। देखो भाबर है, ये तराई है, ये आपका क्या है बांगर है और ये खादर रीजन है, ये आपका जो येलो वाला है। यहाँ पर भी दिखाने का प्रयास किया गया कि देखो ये बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। जब यहाँ से नदियां लेकर ये देखो नदी आ रही है ये वाली, जब ये नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर आती है, जहां पर प्लेन मैदान पाएगी वहां पर छोड़ देगी, नदियां इसके अंदर विलुप्त हो जाएंगी, तो ये वाला रीजन भाबर कहलाता है। और ये नदी कई कई किलोमीटर इसी तरह अंदर से ट्रेवल करती है और जहां पर अपना जल निकासी करती है वह तराई वाला रीजन है। और हमने बताया था कि जब इन नदियों में बाढ़ आएगा तो यही तराई वाले रीजन से जितने भी कीचड़ है, बालू है, जितने भी गाद है, इनको ला करके बड़े दूर तक क्या करेंगी, बिछा देंगी। तो जो ये दूर वाला मैदान क्षेत्र हो जाता है ये बांगर है, और जहां पर हर साल नई नई मिट्टियां बिछा दे रही वो खादर है। ये हमने आपको अच्छे से बताया था। फिर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया था, द्वाब को हमने बताया था। अब यहाँ से हम लोग को क्लास स्टार्ट करना है। 5 से 7 मिनट लगा होगा, सारा क्लास रिवीजन हो गया होगा। जो बच्चे प्रॉपर हमसे जुड़े होंगे, क्लास कर रहे होंगे, उनको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा। देखो यह क्लास चलनी है कितने बजे, 10 PM पर। तो 10 PM पर आपको यह क्लास प्रीमायर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आज लाइव क्लास नहीं चल पाएगी लेकिन यह क्लास 10 बजे ही प्रीमायर होगी। ठीक है, उसका आप लोग आनंद लीजिएगा, क्लास को अच्छे से लाइव की तरह ही देखिएगा। ठीक है, अब कुछ आपको पता है कि इस समय थोड़ी सी समस्याएं लगन की वजह से भी चल रही हैं, इसलिए उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि साउंड की थोड़ी सी समस्या हो जाती है। साउंड जब बजने लगता है तो उस हिसाब से क्लास आगे पीछे करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चूंकि वही समय ही होता है, 9-10 बजे के आसपास पूरा बारात लगने का समय होता है, इसलिए थोड़ा सा समय को मैनेज करना पड़ता है। अब आइए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आपको पता है कि दक्षिण का जो ये देखो दक्षिण का जो ये पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार है। आपको पता है कि ये भारत ही नहीं अपितु विश्व का ही सबसे प्राचीनतम यह पठार है। ठीक है, ये बात ध्यान समझिए। देखो यहाँ लिखा भी है यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। आपको पता है कि यह गोंडवाना लैंड का पार्ट यही है, यही गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इसका जो यह जो अलग हुआ था कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से, पता है आपको, ऐसे सटा हुआ था और इसे अफ्रीका महाद्वीप से जब उत्तर की तरफ विस्तार हुआ तो यहाँ से ये टूट करके अलग हुआ है। ठीक है, वहां पर एक फाल्ट आया, एक दरार आया और यह छोड़ करके क्या हुआ, इससे दूर जाने लगा। यह जो है आर्कियन काल की चट्टानों से बना हुआ है। अगर पूछे किस समय इसका निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम में। जबकि आप देखेंगे हिमालय का कब निर्माण हुआ है, तो टर्शियरी क्रम में। और अगर हम मैदानों को कोई पूछ ले कि मैदानों, ये जो उत्तर का मैदान आप पढ़ रहे थे गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला, इसका कब निर्माण हुआ, तो ये आप देखेंगे चतुर्थक या क्वाटरनरी काल में इसका निर्माण हुआ। ध्यान समझिएगा, आर्कियन क्रम में आपका ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। देखो ये प्रायद्वीपीय पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण आर्कियन क्रम में हुआ।
ये वाला, ठीक है। और ये जो उत्तर वाला मैदान है, और सॉरी उत्तर का जो पर्वत है, ये वाला जो उत्तर का पर्वतीय रीजन है, इसका निर्माण कब हुआ? तो ये टर्शियरी क्रम में हुआ है, टर्शियरी काल में हुआ ये वाला रीजन, ठीक है। ये ये टर्शियरी काल में हुआ है, टर्शियरी काल में हुआ है। और यह कब हुआ है? तो यह आर्कियन काल में हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टान है ये, आर्कियन क्रम में। और अगर ये जो मैदानों की बात कर ले, तो ये मैदान कब हुआ है? तो ये क्वाटरनरी या चतुर्थक काल में हुआ है, चतुर्थक, ये चाहे पश्चिम का राजस्थान हो चाहे कुछ भी हो, तो ये पहले क्रम लग जान लीजिए। उसके बाद कह रहा है देखो, यह जो पार्ट है यह कभी पृथ्वी में जल के नीचे कभी नहीं डूबा, ठीक है। यह शुरू से उत्थान ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग टाइप का था ही, वहां से अलग हुआ और उसी तरह ये चलता गया। हाँ, यह जब बीच में आया तो आपको पता है कि पहले जो आपका चारों तरफ जल था, देखो यह आपका ग्लोब था, यहाँ पर क्या था, एक तरह से ऐसे सब सटे हुए थे महाद्वीप, तो इसकी जो चारों तरफ जल था उसको क्या बोला जाता था? पैंथलासा बोला जाता था। जबकि ये जो आपस में एक जुड़े हुए जो महाद्वीप थे इसको पैंजिया बोला जाता था। इसके चारों तरफ जो जल था उसका नाम पहले पैंथलासा था। लेकिन जब ये इससे अलग होकर के जाने लगा, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्ट यहाँ एक हो गया और एक पार्ट टूट करके यहाँ चला आया, तो इसके बीच में भी तो गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर जल हो जाएगा। फिर यही पार्ट इधर चला आया कुछ, फिर इसका कुछ पार्ट इधर चला आया, कुछ इधर चला आया, तो आप देखेंगे कि अब अलग अलग जगहों पर क्या यह जल क्या होगा? विस्तार हो जाएगा। तो इसका समझने के लिए इसको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे इस वाले महासागर क्या नाम दे दिया गया? अटलांटिक महासागर। इसी तरह आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट का जो क्या नाम, जो यहाँ पर जल जल कहलाएगा, ये आपका अरब सागर कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि भारत के नीचे का जो सागर है ये हिंद महासागर कहलाता है, जबकि इधर जो खाड़ी है बंगाल खाड़ी कहलाती है, जबकि ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा महासागर हिंद प्रशांत महासागर का ही पार्ट कहलाता है, ध्यान समझिएगा। तो यही कह रहा है कि यह वाला जो पार्ट है कभी भी जल के नीचे नहीं डूबा, सबसे प्राचीनतम है विश्व का। और जब यहाँ से टूट करके उत्तर की तरफ विस्तार हो रहा था, इसका मतलब उत्तर की तरफ प्रवाह हो रहा था, तो आप देखेंगे कि बीच में जाने पर, क्योंकि एक बार में तो हुआ नहीं, कई करोड़ वर्षों में ऐसा हुआ है, तो बीच बीच में इसमें कई बार लावा का उद्गार भी हुआ है, क्योंकि इसमें कई जगह दरारी फाल्ट पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर जो दरारी फाल्ट है, यहाँ से कई कई सालों तक इसमें क्या हुआ? कई लाख वर्षों तक इसमें दरारों से लावा निकलता रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रायद्वीप का जो दक्कन वाला पठार है वह लावा के उद्गार से बना हुआ है, काली मिट्टी का जमाव है, एक ठोस एक सॉलिड तरीके से बना हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भूकंप की मात्रा भी बहुत कम आती है। तो कई बार पूछा जाता है कि अगर भूकंप की मात्रा या भूकंप की जो प्रक्रिया सबसे कम कहाँ होगी भारत में, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा कि जो दक्कन का पठार है या दक्षिण का पठार है वहां पर। जबकि आप देखिए, आप उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को आप देख लीजिए, पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को देख लीजिए, आप सबसे ज्यादा भूकंपी वाला जोन पाया जाएगा, ठीक है। ये बात देखिए, यहाँ पर सब चीजें वही सब लिखी जो हमने आपको भी समझाया। उसके बाद आप देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रेणी है, राजमहल पर्वत श्रेणी है और शिलांग पर्वत श्रेणी है। यही प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा बनाती है। इसका मतलब है ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, आप देखिए ना, ये आप देखिए यहाँ पर करा, अरावली, कैमूर, यह सब तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में फैला हुआ था। देखो यही वाला रीजन है जो आपका मध्य का उच्च भूमि भी कहलाता है। हमने आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि यहीं पर क्या है, आपका गारो गैप की वजह से क्या है, यहाँ पर सॉरी मालदा गैप की वजह से यहाँ पर ये दिखाई नहीं पड़ता, ये यहाँ पर जलोढ़ मैदान की वजह से ढक गया है। नहीं, यहाँ मालदा गैप से अलग हो जाता है, नहीं तो ये शिलांग तक फैली हुई है। शिलांग मतलब मेघालय तक इसी का विस्तार है, ये माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा इस तरीके से, कभी भी ये मत बता दीजिएगा जो शिलांग का पठार है वह हिमालय का भाग नहीं है। यह कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसके दक्षिणतम छोर पर आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है। इसका उत्तरी विस्तार बता दिया गया, दक्षिणी विस्तार बता दिया गया, और इसकी पूर्वी सीमा पूर्वी घाट तक और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट तक। जाहिर सी बात ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट के मैदान को भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह से विभाजन किया गया है, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। पूर्वी घाट का मैदान जैसे उत्तरी सरकार है, उत्कल है, कोरोमंडल तट है, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, यहीं पर क्यों ऐसा मैदान बना, इस बात को अच्छे से बताया जाएगा। कौन सा मैदान चौड़ा है, कौन सा मैदान सकरा है, किस कहां पर किसकी खेती होगी, सब अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अफ्रीका से भारत से अलग होने को वही सब चीजें कहा गया कि भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया। भ्रंश कगार क्या होता है बच्चा? भ्रंश कगार कुछ और नहीं होता है, ध्यान समझना। जैसे एक मिनट रुक जाइए, कोई भी चीज देखो, किताबी चीज अगर आप पढ़ोगे, थोड़ी सी कहीं से चीजें अगर ऐसी लिखी जाती हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन टीचर का माध्यम एक यही होता है कि आपको उस चीज को आसान बना दे। ये ध्यान समझिएगा। देखो ये प्रायद्वीपीय भारत है,
प्रायद्वीप भारत अगर हम देखेंगे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब ये जो पश्चिमी भाग है ये क्या है, भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको एक गड्ढा, एक कगार टाइप का दिखेगा, जैसे लगेगा कि यहाँ पर क्या है, मैदान नहीं है। अगर आप इसमें कूदेंगे सीधे सीधे कूद जाएंगे, काफी गहरा पार्ट है। क्यों? क्योंकि यह जो अलग हुआ है यह अफ्रीका महाद्वीप को देखो से जोड़ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप ऐसे है, जब अफ्रीका महाद्वीप से कोई चीज टूटेगा, कोई चीज टूट करके जाएगा तो क्या बचेगा, कगार टाइप का, गड्ढा टाइप का बचेगा कि नहीं। तो ये बात समझिएगा कि यही कह रहा है कि भ्रंश कगार टाइप का है कि आप अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो सीधे आप क्या, समुद्र की तरफ आपको जो है काफी गहराई वाला पार्ट देखने को मिलेगा। जबकि पूर्वी घाट आप देखेंगे तो काफी किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक आप देखेंगे कि एक मैदान देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको यहाँ से पूर्वी तट मैदान है तो आप कई किलोमीटर तक समुद्र में चले जाएंगे, फुटबॉल खेलते हुए आपको मिल जाएंगे। इस वाले रीजन में लोग पानी में ही फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब इतना प्लेन वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भ्रंश घाटी वाली इसीलिए बोला जाता है कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, जबकि पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। यही सब चीजों को यहाँ बताया गया। नर्मदा नदी, तापी नदियां, इसमें इन घाटियों की दो असमान भागों में इसको क्या है, अलग अलग भागों में बांटती हैं। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को दक्कन का ट्रैप कहते हैं। अभी सब कुछ अच्छे से मैप में दिखाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं बस उतना ध्यान से सुनते जाइए। तो ध्यान समझिए हमने क्या बताया कि यहाँ पर हमने बताया कि कैसे भ्रंश कगार क्या होता है, एस्चुरी क्यों बनती है, और यहाँ पर आपका डेल्टा क्यों बनती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर दो नदियां भी है, नर्मदा नदी और यहाँ पर ताप्ती नदी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दरारी उद्भिदन मैंने आपको पहले ही बताया कि भ्रंश क्या होता है। याद देखो एक होता है भ्रंश, जैसे भ्रंश घाटी में बहने हुई नदी, ये देखो ये हो गया, और यहाँ पर देखो ये हो गया। जैसे कि ये पर्वत एक चोटी है, ये पर्वत चोटी है, ये तीन थी, अब ये बीच वाली क्या हुई, धस गई, धसान हो गया। तो जब ये वाली नीचे धस जाएगी तो क्या होगी, ये भ्रंश घाटी बन जाएगी नहीं। तो जब ये धसेगी तो इधर की तरफ क्या होगा, ढलान हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि भारत में ज्यादातर नदियां जो बहने वाली हैं, आप देखोगे पश्चिम से पूरब की तरफ बड़ी लंबी लंबी नदियां बहती है, जैसे गोदावरी है, दामोदर है, कृष्णा है, कावेरी है, बैगई, तमाम तरह की नदियां। लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी दो नदियों को आप देखोगे तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश घाटी है, यहाँ पर गड्ढा टाइप का हो गया है, भ्रंश हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो ढलान हो गया है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ हो गया है। तो यही हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि इसको हम लोग बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। कौन कौन, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। हालांकि नदियों के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पूरब में भी बच्चा एक नदी है, यहाँ पर इसका नाम है दामोदर नदी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई है कि यहाँ पर भी धसान हो गया है, और यहाँ पर ये नदी काफी गहरे क्या, जो आपका सकरी घाटी के रूप में बहती है, दामोदर घाटी। आपको पता है डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन के बारे में आपने सुना भी हो। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन। कैसे प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे हमसे नए कनेक्ट हो रहे होंगे, नया पहली बार पढ़ रहे होंगे, वह निश्चित रूप से भरोसा रखेंगे कि भूगोल में उनको समस्या नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, और आपका बस इतना हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि मल्टीपल लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और मुझे पता है कि हमारे प्यारे जितने भी साथी हैं, प्यारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इतना मेरा सहयोग जरूर करेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन। प्रायद्वीपीय भारत के विभाजन में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हमने जो विभाजन किया है, यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में भी आप देखेंगे कि मध्यवर्ती उच्च भूमि पहले क्या होता है, इसको समझो। देखो जैसे अगर ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो अगर आप मध्य प्रदेश वाला रीजन देखोगे तो यहाँ पर आपका पठारी क्षेत्र मिलेगा। पठार क्या होता है, देखो जिसका शीर्ष क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और पर्वत चोटियों से क्या होता है, नीचा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पर्वत चोटियों से नीचा होता है। उसका जो ये हेड होता है, माथा होता है, सर होता है, क्या होता है, चौड़ा होता है। जबकि चोटियां क्या होती है, ऊपर देखोगे तो सकरी होती हैं और इससे ऊंची होती हैं। तो ये आपका पठार होता है, ये पर्वत होता है, मैदान तो बिल्कुल प्लेन होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें से मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये बात ध्यान से समझिएगा। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। दक्कन के पठार में आप जाएंगे, दक्कन के पठार में आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा, तेलंगाना का पठार देखने को मिलेगा, मैसूर का पठार मिलेगा। इसको दक्कन के पठार में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्वी के पठार में कौन कौन सा पठार पढ़ेंगे, देखो बंगेलखंड का पठार है,
छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है। तब देखो क्या क्या पूछता है सर, यह भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का फायदा क्या है। तो मालवा का पठार या बुंदेलखंड का कोई भी पठार, क्या जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेना अपने माइंड में कि क्या जानना है इसमें, हमको क्या जानना है या क्या पढ़ना है। जब कोई भी चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहती है तो आप किसी भी तरीके से सवाल पूछे तो आप बता देंगे। तो पहले तो यही जानना होता है कि पठार क्या है, हमने परिभाषा बताया। उसके बाद यह बताना होता है कि यह कितने राज्यों में फैला हुआ है। जैसे मालवा का पठार है, बुंदेल का पठार है, विंध्य का पठार है, तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है, यही सब सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये पड़ेगा, ऐसे देगा कि दक्कन का पठार, सॉरी तेलंगाना का पठार कहाँ है, तो ये तो मान लो नाम में है, आप बता दोगे। अगर आपसे पूछ दिया, एक बहुत बार पूछा जाता है दंडकारण्य का पठार, कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, तो बच्चों के जब दिमाग में मैप ही नहीं है कि दंडकारण्य का पठार है कहाँ, तो कहाँ से बता पाएंगे। तो पहली बात है, आप मैप खोल करके हमेशा बैठे रहा करिए सामने, तभी आप स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो यही सेंट्रल हाईलैंड्स मध्यवर्ती उच्च भूमि है। यही हमने आपको बताया था कि देखो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये देखो छोटा नागपुर का पठार है, ये सब क्या आता है, ये सब आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दक्कन प्लेटू में आता है। इसी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मालवा का पठार देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर सॉरी दंडकारण्य का पठार देखने को मिलेगा, मैसूर है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये सब पठार देखने को मिल जाएगा। जरा से देख लो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मालवा का पठार, यहाँ पर देखो ये बुंदेलखंड का पठार, और यहाँ पर देखो ये बघेलखंड का पठार है। अलग अलग सब पढ़ाया भी जाएगा, टेंशन मत लेना कि सर इतने में पढ़ा भाग जाएंगे। छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर देखो ये दंडकारण्य का पठार है। पहले लोकेशन समझो कहाँ कहाँ क्या है। ये देखो शिलांग का पठार है, यहीं पर गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद देखो ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, ये आपका दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार है। ठीक है, ये पूरा आपका दक्कन के पठार में आता है ये वाला रीजन। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा वाला पार्ट है यहाँ पर, ये तेलंगाना का पठार है और ये कर्नाटक का पठार, ये पूरा मिला करके दक्कन के प्लेट में आता है, दक्कन के पठार में आता है। और दक्कन के पठार में इधर आपका तेलंगाना का पठार और ये कर्नाटक का पठार है, ध्यान समझिएगा। और ये पूरा दक्कन प्लेटू का पार्ट है। अब आइए, पहले हमने आपको जैसे जैसे प्रॉमिस किया था वैसे वैसे ही आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग चलेंगे अरावली पर्वत श्रेणी में। आइए अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़िए। सर अरावली पर्वत श्रेणी में क्या क्या पढ़ना होता है, या किसी पर्वत श्रेणी में क्या क्या पढ़ना होता है। तो जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी पहले तो कहां से कहां तक फैली हुई है, एक चीज ये जानिए। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे तो कहेंगे कि बच्चा गुजरात से लेकर के यह दिल्ली तक फैली हुई है, एक चीज तो ये जान लीजिएगा। इसके बीच में भी कुछ राज्य होंगे, तो जब गुजरात से आगे बढ़ेगा तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हरियाणा देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। एक चीज तो यह समझ में आ गया। और क्या जाने सर इसमें, तो और यह जान लो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां पर किस स्थान पे है। तो कहोगे सर गुरु शिखर है, माउंट आबू वाले पर्वत श्रेणी में फैली हुई है। ये सब चीजें जाननी पड़ती हैं। और इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनसे मिलकर के ये पूरी कंप्लीट अरावली पर्वत श्रेणी बनती है। तो अलग अलग जगहों पर, जैसे जरगा की पहाड़ी है या हर्षनाथ की पहाड़ी है, तो उस चीज को हम अच्छे से आपको बताएंगे कहां कहां पर वो फैली हुई है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। तो यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से लेकर के राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। मतलब इसकी लंबाई बता दिया, यह जो पर्वत श्रेणी है यह 800 कितना किलोमीटर तक फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर है। 1722, ये आप याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है 1722 मीटर। कहां पर है बच्चा, तो यह अबू की पहाड़ी। आप जानते हैं कि अबू एक हिल स्टेशन है जहां पर लोग राजस्थान में घूमने जाते हैं। तो अबू की पहाड़ियों में इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, वहीं पर ये जो है आपका विस्तृत है अबू की पहाड़ियों में। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी अत्यधिक अपरदित और विच्छेदित हो चुकी है। पूरा कैम्ब्रियन युग में एक विशाल मोड़दार फोल्डेड माउंटेन पर्वत श्रृंखला थी जो हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक विस्तृत थी। इसका मतलब है कि यह हिमालय से बहुत पहले, यह आपका प्री कैम्ब्रियन, पूरा कैम्ब्रियन काल में ही क्या है, इसका निर्माण हो चुका था। यहाँ देखो लिखा हुआ है। और यह एक फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन इसका आज के समय में यह रेसिड्यूअल माउंटेन या अपशिष्ट या अपरदित हो चुकी है। मतलब कि ताप, दाब, वायु, ठीक है, वर्षा,
जाहिर सी बात है कि आपने अपने गांव की तरफ अगर कोई कभी आज से 20 साल पहले अगर एक ऊंचा टीला देखा होगा, तो आज देखेंगे कि वो टीला घिस करके एक पतला सा समतल मैदान के रूप में फैल गया है और वो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है। क्यों? क्योंकि इतना उस पर बरसात का प्रभाव पड़ा, इतना ताप पड़ा, इसमें हवा आई, दाब आया कि इसका टूट फूट होकर के अब क्या है, वो समतल मैदान बन गया। तो इसी से ध्यान समझिएगा कि यह प्रक्रिया एक दो दिन की नहीं है, लाखों वर्षों की बात कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आज के समय में यह कैसी है, अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। मतलब कि कभी 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 ऐसा भी हुआ करता रहा होगा कि इसमें भी हिमालय जैसे 8,848 या 49 मीटर की जो पहाड़ी ऊंची है, माउंट एवरेस्ट, इससे भी ऊंची पर्वत चोटियां इसमें पाई जाती रही होंगी। लेकिन आज देख रहे हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या पाई जा रही, 1722 मीटर। इसका मतलब इसका खूब जम करके अपक्षय और अपरदन हुआ है। और जो व्यक्ति जितना सीना तान कर खड़ा रहता है, उस पर हवाओं का, उस पर दाब का, वर्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वो कट छट करके आज इस स्थिति में बनी हुई है। अब कह रहा है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ी जरगा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में ही। और टीडगढ़ के निकट मरवाड़ की पहाड़ियां अलवर के निकट क्या हर्षानाट की पहाड़ी के रूप में, और तथा उत्तर ध्रुव में दिल्ली रिज के नाम पे जानी जाती है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग, यहाँ पे पढ़िए समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, जरगा की पहाड़ी, और यहाँ पर देखो हर्षानाथ की पहाड़ी, ये दिल्ली, ये राजस्थान की बात हो रही है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये क्या है, अबू की पहाड़ी है जो राजस्थान में पड़ती है। यह एक हिल स्टेशन है, इसी में सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। यह पर्वत श्रेणी बनाने का प्रयास किया गया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा लगे तो जरूर लिखना कि सर आप अच्छे कलाकार भी हैं। ठीक है, आ जाइए। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आप देखेंगे कि मालवा का पठार। तो मालवा के पठार कई बार पूछा गया है। तो कह रहा है यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। देखो यही वाला मालवा का पठार है। अब कह रहा है कि यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है और लावा के निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां बनास है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, माही है। तो ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो बच्चा, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब अफ्रीका महाद्वीप से निकला तो इस पर कई करोड़ वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक इस पर लावा का विस्तार निक्षेप जमा होगा। यहाँ पर काली मिट्टी जब टूट फूट होंगी तो यही जो लावा का निक्षेप होगा मिट्टी के रूप में परिवर्तित होगी। तो यह क्या होगा, इसके आसपास का जो मैदान बनेगा वो काली मिट्टियों के द्वारा बनाया गया मैदान होगा। वही चीज यहाँ लिख रहा है। और यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बनी हुई है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि यह जो है कभी भी समुद्र के नीचे नहीं दबी, और इसका 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 जो है कभी भी निर्माण अवसादी चट्टानों से नहीं हुआ है या निक्षेपों से नहीं हुआ है, कि यहाँ पर तमाम तरह की नदियों के द्वारा अवसादों से नहीं हुआ है। अगर यह भी अवसादों से बना होता तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भूकंप आता। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि भूकंपी जोन जो है बहुत लो लेवल का आता है या बहुत न के बराबर आता है। ये बात ध्यान समझिएगा। उसके बाद देखो बुंदेलखंड का पठार। देखो बुंदेलखंड का पठार की अगर हम मालवा पठार की बात करें तो यह आपका राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश, इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद बुंदेलखंड की पठार बात करेंगे तो बुंदेलखंड मालवा पठार के देखो दक्षिण पूर्व वाले रीजन में ये आपका बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड का पठार तो सब जानता ही होगा कि आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो आपका झांसी वाला या आपका ललितपुर वाला, बांदा वाला जो जिला है वहां पड़ता है, और उत्तरी मध्य प्रदेश वाला रीजन पड़ता है, और इधर आपका थोड़ा सा राजस्थान वाला रीजन पड़ता है। तो ये बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। अब ये कैसे, तो क्वार्जाइट, जो क्वार्जाइट के गहन अपरदन से क्या हुआ, विकसित हुई। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो कठोर ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना हुआ था, इसका जब अपक्षय और अपरदन होगा तो एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो वही कह रहा है कि तब इसका निर्माण जो होता है, जाहिर सी बात है कि देखो अगर यहाँ पर कोई ऊंची पहाड़ी है, अगर इसका अपक्षय अपरदन होगा, इसकी जो मिट्टी कटाव फटा होगा यही अगल बगल की जगहों पर क्या होगा, जमा होगा। यहाँ पर एक पठार के रूप में निर्माण हुआ, वही बात ये बोल रहा है। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में कह रहा है इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है, और इस श्रृंखला का भारी अपरदन, इसका भी अपरदन होगा। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी का खूब अपरदन हुआ, इसी तरह आप देखेंगे कि विंध्य पर्वत श्रेणी का भी खूब अपरदन होगा। और जब विंध्य पर्वत श्रेणी का अपरदन होगा तो इसके आसपास भी क्या होगा, कुछ पठार होंगे। तो देखोगे इसके आसपास के पठार में आपको छोटा नागपुर का पठार भी देखने को मिलेगा। देखो इसके पश्चिमी भाग पर लावा है, परंतु पूर्वी भाग पर लावा का विस्तार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो निर्माण हुआ है यह तमाम तरह की नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के चट्टानों से हुआ है, अवसादी मिट्टियों से हुआ है।
ये बात ध्यान रखना। और पूर्व में कैमूर की पर्वत श्रेणियां हैं, तो देखो गुजरात से लेकर के कहाँ आप देखेंगे छोटा नागपुर तक फैली हुई है, झारखंड तक। पश्चिम में भारनेर की श्रेणी मध्य प्रदेश में, कैमूर की श्रेणी मध्य प्रदेश तक, और इसी का पूर्वी विस्तार क्या है, तो पूर्वी विस्तार छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। ये ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है दक्कन के पठार की बात करें, तो देखो दक्कन के पठार तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। देखो बच्चा, यही दक्कन का पठार होता है। यह मध्य उच्च भूमि है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और सबसे उत्तर में विस्तार अगर जाएंगे तो ये शिलांग का पठार। ध्यान समझिएगा। अब देखो यह जो हमने बनाया है यही आपका क्या है, दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार कह रहा है कि त्रिभुजाकार पठारी पूर्वी और पश्चिमी घाटों के तथा उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के मध्य लगभग लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। ये बात ध्यान समझिएगा। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तुमने आपको बताया है कि जो प्रायद्वीपी भारत, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। तो रवेदार चट्टानों से हुआ है, इसका मतलब इसमें जीवाश्मों का क्या होगा, अभाव होगा, सीधी सी बात है। और जहां जीवाश्मों का अभाव होगा वहां पेट्रोलियम क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, कोयला नहीं पाया जाएगा। तो देखोगे कि कोयला का निक्षेप कहाँ मिलता है, दामोदर घाटी में मिलता है, गोदावरी घाटी में मिलता है, कृष्णा घाटी में मिलता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जहां पर ऐसी घाटियां होंगी वहीं पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। जहां जैसे अगर आप देखोगे, आप चले जाओ महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र वाला भी जहां पर रवेदार चट्टाने हैं, जहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया है, वहां पर आपको इसका निक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। जहां पर अवसादी चट्टाने होंगी, जहां पर ऐसा प्रक्रिया हुआ होगा, वहीं पर आपको इसका निक्षेप देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए दक्कन पठार के कुछ भागों को देख लीजिए। जैसे दक्कन का लावा का पठार महाराष्ट्र में, इसका लावा निर्मित बेसाल्टी चट्टान से हुआ है। 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका जो है उत्तरी हिस्सा पठारी है, जबकि दक्षिणी हिस्सा मैदान के रूप में विस्तृत है। सिर्फ इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया कि कैसा पठार कहाँ तक किस तरीके का फैला हुआ है। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, कोई मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बस उसको समझते चले जाइए, ठीक है। मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार, आपको लोकेशन बस देखना है कहाँ पर कौन सा पठार फैला हुआ है। ये मैसूर के पठार के बारे में कह रहा है, आर्कियन क्रम तथा जो है नीच चट्टानों से बना है। लेकिन मैसूर के बंगलुरु से मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं। लौह अयस्क की दृष्टि से काफी धनी पठार है। आपको पता है कि कर्नाटक का जो रीजन है, यहीं पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहीं पर आप देखेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी है, ठीक है। और आपको यह निश्चित रूप से पता होगा कि यह वाला जो पार्ट है, ये वाला धारवाड़ क्रम की चट्टानों के आसपास का रीजन, यह काफी धात्विक रूप से महत्वपूर्ण पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि पूर्व के पठार के बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए पूर्व के पठार में आप यहाँ पर बघेलखंड का पठार देख लीजिए, ये बघेलखंड का पठार है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दंडकार का पठार है। दंडकार का पठार कोई पूछे कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो दंडकार का पठार आप देखेंगे कि उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। जबकि मालवा का पठार गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार हमने बताया ही आपको कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक विस्तृत है। बघेलखंड का पठार हमने बताया कि मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपको पता है बिहार है, झारखंड है और आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन तक क्या है, उत्तरी छत्तीसगढ़, अरे सॉरी, उड़ीसा वाले रीजन तक फैला हुआ है। इस बात को ध्यान समझिएगा। ये सब चीजें आपको उसी सब चीजों के बारे में बताया यार, आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादातर मेरा उद्देश्य समझाना, लिखा पढ़ा तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। मेघालय का पठार, हाँ मेघालय का पठार ध्यान समझिएगा। हमने आपको बताया कि इसी जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का उत्तर तक विस्तार है मेघालय का पठार। इसी में गारो, खासी, जयंतिया जैसी पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। कह रहा है कि इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन पठार के मध्य में खासी पर्वतमाला का भाग है, जो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए। ये सब पढ़ने के बाद अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इसको भी हम लोग इसमें पढ़ाएंगे कि भैया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, क्योंकि उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, उसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं उसको अच्छे से पढ़ाया। अब बच गया आपका पूरी प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण साइड की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं और उसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, पूर्वी साइड में, ठीक है, जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख चोटियां, तो पहले आप मैप में देखिए। मैप में आप देखेंगे तो कई बार पूछ लेता है कि ये पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो पहले आप इसको ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है मलयगिरी उड़ीसा में, आपको नयागढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगा उड़ीसा में। उसके बाद देखो रंपा की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, रंपा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा
आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम की पहाड़ी देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और आप देखेंगे उसके नीचे आएंगे तो पालकोंडा है, नल्ला मलाई है। इतनी पर्वत श्रेणियां आपको आंध्र प्रदेश में, क्या क्या, रंपा, शेषाचलम, नल्ला मलाई और पालकोंडा, यह पर्वत श्रेणियां आंध्र प्रदेश में है। जबकि जावेदी है, सेवराय है, पंचमलाई है, पालनी है और कार्डमम या इलायची की पर्वत श्रेणियां हैं, यह सब तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बारे में आप जानेंगे तो ये अगर प्रायद्वीप भारत है तो यहाँ देखेंगे कि इस तरह से केरल और तमिलनाडु के तट पर जो फैली हुई पर्वत श्रेणी है इसको हम लोग अन्नामलाई पर्वत श्रेणी बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी इस तरफ फैली हुई है यह आप देखेंगे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों की सीमा, यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सीमा बनाते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अलग होते हैं किस पर्वत श्रेणी से, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी से, कई बार पूछा जाता है। उसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बताएंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। जबकि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी है। यह अनाईमुडी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, यह दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। उसके बाद देखो बाबा बुदन की पहाड़ी है जो आपका कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग की पहाड़ी है कर्नाटक में है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है या पहाड़ी है कहाँ पर, आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में। बालाघाट पर्वत श्रेणी आप देखिए यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा महाराष्ट्र में। जबकि सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है, ये सब पर्वत श्रेणियां आपका विस्तार कहाँ पर, आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा। सतमाला पर्वत श्रेणी के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि यह गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन फैली हुई है। और बिंद पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बातचीत हो चुका है। गिर की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, ये सब गुजरात में। तो ये मैंने जो पढ़ा, मैंने आपको जो बताया, यह सब सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न पहाड़ियों को उनके राज्य के अनुसार लगाइए, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाता है। अब आइए पूर्वी घाट के पर्वत को देखते हैं। कह रहा है कि यह पर्वत, देखो ज्यादातर हम जो कहानी होती है उसके पढ़ने के बजाय हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं। पढ़ने के लिए तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब समझ में आएगा, पढ़े तो आप बहुत कुछ है, बहुत जगहों से आपको पीडीएफ मिला, लेकिन मेन बात है समझना। वही कह रहा है कि यह पर्वत पूर्वी समुद्रीय तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक, उत्तर पूर्वी तक, मतलब कहाँ तक पूर्वी घाट फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट आपको पता ही है, ये जो प्रायद्वीप वाला रीजन है ओडिशा से लेकर के कहाँ तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इधर आप देखेंगे गुजरात से लेकर के यह भी आपका केरला तक फैला हुआ है। वही सब कहानी ये सब बता रहा है। अब उसके बाद देखो पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है। पश्चिमी घाट में भी दो पार्ट किया गया, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में आप जाओगे, देखो जैसे ये अगर आप देखोगे, मैं प्रायद्वीप भारत का चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से ये जो आपका रीजन है यहाँ से लेकर के ये आपका उत्तरी सह्याद्री में आता है महाराष्ट्र तक। उसके दक्षिण में आप आओगे तो ये आपका दक्षिणी सह्याद्री में आता है। उत्तरी सह्याद्री में क्या कहता है, तो थाल घाट और भोर घाट, कई बार पूछा भी गया है थाल घाट भोर घाट दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे महाराष्ट्र में। अगर ये पूछे कि थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो आप बोलोगे कि मुंबई से लेकर के नासिक जाने का जो मार्ग है थाल घाट से, जबकि मुंबई से पूरे अगर जाना है तो आप भोर घाट दर्रा को पकड़ लेंगे भोर में उठ करके, ठीक है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री को अगर आप बोलते हैं जानना चाहते हैं तो ये विभाजक रेखा 16 डिग्री है, गोवा से गुजरती है, और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कुद्रेमुख है, जो कर्नाटक में पड़ता है। ये बात ध्यान समझिएगा। नीलगिरी पहाड़ी क्या है, हमने आपको बताया है कि देखो ये जो प्रायद्वीप भारत है, नीलगिरी पहाड़ी एक गांठ के रूप में है, जहां पर आपका ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता अलग होता है। तो ये बात यहाँ कह रहा है कि गांठ है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या करते हैं, आकर के मिलते हैं। ये बात समझिएगा, इधर पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये समझ लीजिएगा। और कह रहा है कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा, यह दक्षिण भारत का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पहला कौन सा है, पहला हमने आपको बताया था कि जो कर्नाटक और केरल के सीमा पर फैला हुआ अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, उसी की सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी। ये जो अनाईमुडी है, यह अनाईमुडी बच्चा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जबकि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है क्या, दोदा बेटा, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी हरिश्चंद्र वाले पर्वत श्रेणी में कलसुबाई चोटी है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में, इसकी सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है। तो अगर पश्चिमी घाट का पूछे तो कलसुबाई आप लिख दीजिएगा, लेकिन दक्षिण या प्रायद्वीप भारत का पूछे तो क्या लिखेंगे आप, अनाईमुडी लिखेंगे, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान है यहां पर आ गया, एक बार ध्यान समझिए, पश्चिमी और पूर्वी मैदान। हाँ, अब ये वाला पार्ट हमने आपको बताया था कि ये जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार ध्यान समझिएगा कि कौन कौन से तट कहाँ कहाँ से फैले हुए हैं। इसके बाद ये लास्ट पार्ट, लास्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। उसमें हम लोग पूरे कंप्लीट उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। एक मिनट बस देख लेते हैं तटीय मैदान।
हाँ ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हमने बताया आपको कि अच्छे तरीके से एक बार बस पढ़ना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करते रहना है। और जैसे ये कंप्लीट होगा, अब ये एक बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके बाद जिससे संबंधित जितने भी डिटेल एमसीक्यू बनेंगे उसमें भी मैप के माध्यम से आपको अच्छे से एमसीक्यू के फॉर्म में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, आप लोग का दिन शुभ हो। और यह क्लास आप 10 बजे आपको डेली मिलेगी। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।